कालू, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, 1-2 दिन रह कर ही आऊंगी। गौरी, कभी घर में भी बैठ जाया करो। हर समय घूमती फिरती रहती हो या फिर पक्षियों में फसाद ही डालती रहती हो। कालू, तुम अपना मुंह बंद ही रखा करो, तुम्हें बस मौका चाहिए मेरे पीछे पड़ने का। अगर मैं फिरती हूँ तो अच्छा ही करती हूँ, तुम्हारी तरह हर समय घोंसले में नहीं पड़ी रहती। मैं जा रही हूँ। फिर गौरी का भी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। गौरी बेटा, तुम फिर से आ गई, कुछ समय अपने घर को भी दे दिया करो। माँ, तुम भी कालू जैसी बातें शुरू कर देती हो, मेरा दिल उदास हो जाता है तुमसे मिलने को। अच्छा अच्छा माँ, मुझे और जग्गू को कुछ खाने के लिए दे दो। गौरी, तुम्हारे भाई की शादी के बाद मैं अपना दाना बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाती हूँ। अब मैं तुम दोनों को कहाँ से ला कर दूँ दाना? अच्छा बेटी, अगर तू आ ही गई है तो मैं देख कर आती हूँ दाना। गौरी कभी अपनी माँ से मिलने काम और जंगल के पक्षियों के हालात जानने के लिए आती थी। गौरी कभी जाते जाते पक्षियों में फसाद डालकर जाती थी। चक्कू बेटा, जाओ बाहर खेलने, ये पूरा जंगल हमारा ही है। अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो मुझे बताना, देखना मैं उसके पंख तोड़ दूंगी। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, सामने किसी के घोंसले में अंडा दिखाई दे रहा है। मुझे तो भूख भी बहुत लगी हुई है, मैं ये अंडा खा लेता हूँ। ये कहते हुए जग्गू कौवा घोंसले के पास जाता है और जैसे ही वो अंडा खाने लगता है तो वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। जग्गू के बच्चे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी शैतानी से बाज नहीं आओगे। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती जग्गू कौवे के 2-3 चोंच मारती है और उसे वहाँ से भगा देती है। मम्मा, मम्मा। अरे अरे, क्या हुआ मेरे जग्गू बेटे को? ये तुम्हें किसने मारा? फिर जग्गू कौवा अपनी माँ को सारी बात बताता है। इस मोटी चोंच वाली हरियाली तोती की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे, देखना अब मैं इसे कैसा मजा चखाती हूँ। अरे बेटी, तुम अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? ये किसी दिन तुम्हें भी मुश्किल में डाल सकता है। अच्छा माँ, मैं इसे समझा दूंगी। गौरी कभी ऐसे ही अपनी माँ से कह देती है, मगर अंदर तो गौरी कभी के आग लगी हुई थी। जिस तरह इसने मेरे बेटे को मारा है, मैं भी बदला इसके अंडे से ही लूंगी। फिर गौरी कभी हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे जग्गू ने बताया था कि उसने आपके अंडे के साथ शरारत की है। हरियाली बहन, मैंने जग्गू को खूब डांटा है। जग्गू अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा। ये कहकर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है और हरियाली तोती भी हैरान हो जाती है कि अचानक से गौरी में ये तब्दीली कहाँ से आई। थोड़ी देर बाद हरियाली तोती अपने लिए दाना लेने चली जाती है और गौरी कभी, जो हरियाली तोती के जाने का इंतजार कर रही थी, वो घोंसले में जाती है। गौरी कभी अंडा उठाकर वहाँ से ले जाती है। वो अंडे को जाकर जंगल में फेंक देती है, मगर अंडा नीचे पड़ी सूखी घास पर गिरता है, टूटने से बच जाता है। दूसरी ओर जब हरियाली तोती अपने घोंसले में आती है तो अंडा ना देखकर रोने लगती है। अरे, मेरा अंडा कहाँ चला गया? लगता है कोई पक्षी मेरा अंडा चुरा कर ले गया है। हरियाली तोती के रोने की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ आते हैं। क्या हुआ हरियाली बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर हरियाली तोती सारी बात बताती है। हमारे जंगल में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर जंगल के सभी पक्षी हरियाली तोती को हौसला देते हैं। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, कालू हमारा इंतजार कर रहा होगा। गौरी की माँ भी बहुत हैरान थी कि गौरी इतनी जल्दी क्यों जा रही है। फिर गौरी कभी और जग्गू कौवा वापस चले जाते हैं। कबूतर भैया, सूखा घास कहाँ से मिलेगा? मुझे अपने घोंसले की मरम्मत करनी है। चिड़िया, जहाँ गौरी कवि की माँ का जंगल शुरू होता है, तुम्हें वहाँ सूखा घास मिल जाएगा। ठीक है कबूतर भैया, मैं वो घास ले आती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो सूखा घास उठाने लगती है तो उसे वहाँ अंडा दिखाई देता है। ये अंडा यहाँ कैसे आया होगा? रानू चिड़िया वो अंडा उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। पता नहीं ये किस पक्षी का अंडा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये अंडा हमारे जंगल के पक्षियों का है या पास के जंगल के पक्षियों का। हाँ, मुझे इंतजार करना होगा जब तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आता। फिर ही मुझे पता चलेगा कि ये अंडा किसका है। 2 दिन गुजर जाते हैं, अंडा टूट जाता है, अंडे में से तोती का बच्चा बाहर आता है। तभी गौरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है। गौरी कवि तोती के बच्चे को देखकर हैरान थी।
चिड़िया, ये तोते का बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया? हाँ गौरी बहन, मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि किसी ने अपना अंडा क्यों फेंका होगा। रानू चिड़िया गौरी कवि को सारी बात बताती है। गौरी कवि बहुत हैरान थी कि कैसे ये अंडा टूटने से बच गया। चिड़िया, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो इस अंडे की रक्षा की। गौरी बहन, मुझे तो इस बात की चिंता है कि किसी ने कोई शरारत ना की हो। अगर ऐसा है तो इस अंडे की माँ तो तड़प रही होगी। चिड़िया, भला ऐसी शरारत कौन करेगा? तुम नहीं जानती आजकल की माँओं को आजाद रहना चाहती हैं। गौरी, कोई माँ भी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि ये जरूर किसी की शरारत है। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। अब गौरी कवि के दिमाग में कोई नई शैतानी आ रही थी। अगर ये छोटा मिठू बच ही गया है तो क्यों ना नया खेल खेलूं। मुझे तो ये रानो चिड़िया भी जरा नहीं अच्छी लगती, इससे भी बहुत से हिसाब बराबर करने हैं। गौरी कवि कुछ सोचती है और कालू कवि के पास जाती है। पति जी, मैंने आज अपनी माँ से मिलने जाना है। गौरी, तुम 3 दिन पहले ही तो गई थी। तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी है, उस पर इतना बोझ ना डाला करो। कालू, मैंने तुम्हें बताया है, तुमसे पूछा नहीं। और हाँ, चक्कू का ध्यान रखना, मैं अकेली ही जा रही हूँ। फिर गौरी कवि जल्दी में वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि हरियाली तोती के पास जाती है। तोती बहन, मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। क्या गौरी, कौन सी बात? तोती बहन, क्या तुम्हें तुम्हारे अंडे के बारे में पता चला कि उसे कौन चुरा कर ले गया है? नहीं गौरी बहन, भला ऐसी बातों का भी पता चलता है? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे अंडे का मुझे पता है और उसमें से बच्चा भी निकल आया है। गौरी, क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रही? कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे जल्दी से मेरे बच्चे के पास ले चलो। फिर गौरी कवि मम्मा तोती को अपने साथ ले जाती है और वहाँ जाकर सभी पक्षियों को इकट्ठा कर कर रानो चिड़िया के घर जाती है। आप सब यहाँ क्यों आए हो? वैसे अच्छा ही हुआ, मैंने भी आप सबको आज इकट्ठा करना था। मैंने कुछ बताना था आप सबको। चिड़िया, तुमने मेरा अंडा क्यों चुराया? शक्ल से तुम बहुत मासूम लग रही हो, लेकिन तुम्हें मेरी ममता पर जरा भी दया ना आई। तोती बहन, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कोई अंडा नहीं चुराया। मुझे तो ये अंडा सूखी घास पर से मिला है। चिड़िया, अगर तुम्हें अंडा मिला था तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। कबूतर भैया, मैं ये पहले देखना चाहती थी कि ये अंडा किस पक्षी का है, और आज ही मैंने आप सब पक्षियों को बताना था ताकि हम सब मिलकर इसकी माँ को ढूंढ सकें। चिड़िया, अब ज्यादा चालाकी ना दिखाओ। मुझे तो लगता है तुमसे अब जंगल के पक्षियों के अंडे भी सुरक्षित नहीं हैं। तभी जग्गू कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, ये मेरा अंडा है, मुझे वापस कर दो। मम्मा, आपने तो हरियाली आंटी का अंडा तोड़ दिया था, फिर ये बच कैसे गया? फिर सभी पक्षी गौरी कवि को देखने लगते हैं और गौरी कवि को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ऐसे रानू चिड़िया की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और वो हरियाली तोती का बच्चा उसे दे देती है और मामा तोती अपने बच्चे को खुशी खुशी अपने जंगल ले जाती है। मोटी चोंच वाले, तो तुम ही हो वो चोर जो हर रोज हमारे अमरूद चोरी कर रहा है। गौरी, मैं तो कहता हूँ इस मोटी चोंच वाले को पेड़ के साथ उल्टा लटका देते हैं। एक रात बंधा रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं काफो, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। अरे मिठू, क्या तुम हमें जानते नहीं हो? हम भला कव्वे कहाँ माफ करने वाले हैं। चलो कालू, इसे उल्टा ही लटकाते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर वो कौवे मिठू तोते को पेड़ से उल्टा लटका देते हैं। मिठू तोता सारी रात ऐसे लटका ही रहता है। दुष्ट कव्वे, बहुत बुरे हैं वो काले कव्वे। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया वहीं से गुजर रही थी तो वो मिठू तोते को देख लेती है। वो तुरंत आकर मिठू तोते को आजाद कराती है। मिठू भैया, ये आपके साथ किसने किया? चिड़िया, वो काले कव्वे, वो दुष्ट कव्वे बहुत बुरे हैं। मैंने तो बस एक अमरूद ही खाया था, मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा दी उन्होंने। मिठू भैया, वो कौवे बहुत बुरे हैं, आप फिर से यहाँ कभी नहीं आना। चिड़िया चलो, इससे पहले कि वो दुष्ट कव्वे आ जाएं। फिर मिठू तोता और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कवि भी आ जाते हैं। अरे कालू, वो मोटी चोंच वाला कहाँ चला गया? गौरी, लगता है वो भाग गया है। कालू, अब वो मोटी चोंच वाला दोबारा नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
एक दिन रानू चिड़िया घोंसले में लेटी हुई थी। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं उड़ नहीं सकती, इसलिए मैं भोजन नहीं ला सकी। मगर मम्मा, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। गुड़िया बेटी, मुझे पता है आप उड़ तो नहीं सकती, मगर आप घोंसले से बाहर नहीं जाना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जल्दी से मेरे लिए भोजन ले आओ, मैं आपका इंतजार करूँगी। रानू चिड़िया जंगल में दाना ढूंढती है, मगर उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। फिर वो कौवों के बाग के पास जाती है। आज एक फल यहीं से तोड़ लेती हूँ, इतनी दूर उड़ने की हिम्मत मुझ में अब नहीं रही, और मेरी गुड़िया भी भूख से तड़प रही होगी। रानू चिड़िया अमरूदों के पेड़ के पास जाती है और वहाँ से एक फल तोड़ने लगती है। वहीं दूर कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया को देख लेते हैं। कालू, वो देखो सामने रानू चिड़िया। गोरी, आज तो मजा ही आ जाएगा। ये चिड़िया सबकी मदद करती है, सभी से बहुत पसंद करते हैं। आज चोरी के बहाने हम इसे पकड़ लेंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाते हैं। कोई हमारे अमरूद चुरा रहा था, तो तुम ही हो वो चोर। नहीं नहीं गोरी, मैंने आपका कोई भी अमरूद नहीं चुराया, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर कौवा और कौवी रानू चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनते और उसे पेड़ से बांध देते हैं। तब वो, मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी घर में अकेली है। अच्छा कालू, सुना है इसकी बेटी अकेली है। हाँ हाँ गोरी, जरा सोचो, अगर कोई बड़ा पक्षी उसे खा गया तो इस छोटी सी चिड़िया का क्या होगा? दुष्ट कौवे, तुमने जो मेरे साथ किया है, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। रानू चिड़िया सारी रात पेड़ से बंधी रहती है। रानू चिड़िया की तबीयत पहले ही बहुत खराब थी, सारी रात बाहर रहने से वो और भी ज्यादा बीमार हो जाती है। मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? मैं मीठू अंकल से जाकर पूछती हूँ। मीठू तोते का घर पास में ही था। गुड़िया मीठू तोते के घर जाती है। मीठू अंकल, मेरी मम्मा मेरे लिए फल लेने गई थी, वो अभी तक लौट कर नहीं आई। गुड़िया, तुम्हारी मम्मा भला कहाँ जा सकती हैं? चलो हम चलकर देखते हैं। फिर मीठू तोता गुड़िया को साथ लेकर जाता है और वो पूरे जंगल में रानू चिड़िया को ढूंढते हैं, मगर उन्हें रानू चिड़िया कहीं नहीं मिलती। तभी उड़ता हुआ कबूतर वहाँ आता है। मिठू, मैं उन कौवों के बाग से गुजर रहा था कि मुझे वहाँ चिड़िया बंधी हुई नजर आई। तुम्हें तो पता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था। मेरी मम्मा ठीक तो है ना अंकल? हाँ गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा ठीक होगी। फिर वो सब उड़ते हुए रानू चिड़िया के पास जाते हैं। फिर वो सब रानू चिड़िया को आजाद कराते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे जिद की कि मुझे फल खाना है। गुड़िया बेटी, तुम चिंता नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू, जरा देखो इन पक्षियों को, इन सब की कितनी हिम्मत कि इन्होंने चिड़िया को आजाद कराया। काले कौवो, तुम बहुत बुरे हो, तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो कालू, इन पक्षियों को मजा सिखाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी पक्षियों पर हमला करने ही वाले थे कि वहाँ चील आ जाती है। अरे पक्षियों, क्या हुआ? तुम सब मेरे बाग में क्या कर रहे हो? चील दी, ये बाग हमारा है। तुम्हारा ये कब से हो गया? मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से गई तो तुमने मेरे बाग पर कब्जा कर लिया। हाँ चील दी, इन कौवों ने हम पर बहुत अत्याचार किया है। पहले मुझे पेड़ से उल्टा लटकाया और रात को चिड़िया को भी यहाँ बांधे रखा। अरे काले कौवो, तुम्हारी इतनी हिम्मत! फिर चील कौवों पर हमला करती है और उन्हें बहुत मारती है। फिर चील कौवों को पेड़ से उल्टा लटका देती है और वो सारी रात पेड़ से ऐसे ही उल्टा लटके रहते हैं। गोरी कौवी अपने 7 बच्चों के साथ खतरनाक जंगल के पास रहती थी। कालू कौवा डरते डरते एक पेड़ से कुछ फल तोड़ रहा था। जल्दी जल्दी से गोरी कौवी और बच्चों के लिए फल तोड़ लेता हूँ। अगर जंगल की कोई बाजें या चीलें आ गई तो वो मुझे खा जाएंगी। कालू कौवा डरते डरते कुछ फल तोड़ता है और अपने घर की ओर चला जाता है। कालू कौवा फल लेकर जंगल के पास अपने छोटे से घोंसले में जाता है, जहाँ गोरी कौवी अपने 4 बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी कालू कौवा घर का दरवाजा बंद कर देता है।
कालू जी, किसी ने आपको यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं गौरी, मैं छुप छुप कर यहाँ आया हूँ, किसी ने नहीं देखा मुझे। कालू जी, पास के जंगल के जालिम पक्षियों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं, वरना वो जालिम चीलें हमारे बच्चों और हमें खा जाएंगी। गौरी, पता है मुझे, इसीलिए घर में आने से पहले मैं बाहर देर तक खड़ा रहता हूँ। अच्छा गौरी, तुम बच्चों को ये फल खिलाओ, मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ। माँ, तुम हमें बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देती हो? हमें सारा दिन घर में रहना अच्छा नहीं लगता। मुन्नी बेटा, अभी तुम सब बहुत छोटे हो, यहाँ बाहर हर जगह बहुत खतरा है। वो सब जालिम पक्षी तुम जैसे मासूम बच्चों को खा जाएंगे। माँ, क्या वो जालिम चीलें हमें भी खा जाएंगी? नहीं बच्चों, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर कालू कौवा भी पानी ले आता है। वो सब पानी पीकर सो जाते हैं। आधी रात को गौरी कवि के 3 अंडे भी फूट जाते हैं और उनमें से 3 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं, जो अंडों से बाहर आते ही शोर मचाने लगते हैं। गौरी, बच्चों को चुप कराओ, वरना कोई जालिम चीले हमारे बच्चों को देख न ले। तभी बाहर कुछ पक्षियों की आवाजें आती हैं। ये सुनकर कालू कौवा बाहर देखता है। तभी सामने 2 गिद्दें बैठी हुई थीं। गौरी, बच्चों को चुप कराओ, वरना वो गिद्दे यहाँ आकर हमारे बच्चों को ले जाएंगी। अरे भाई, अभी तो बच्चों की आवाजें आ रही थी। पता नहीं, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है वो पक्षी कहीं दूर चले गए हैं। चलो हम उन्हें जंगल में ही देखते हैं। गौरी, अच्छा ही हुआ कि वो जालिम गिद्दे यहाँ से चली गई। आज तो इन छोटे बच्चों ने हमें मरवा ही दिया था। अगली सुबह कालू कौवा बच्चों के लिए फल लेने जाता है और गौरी कवि घर में बैठकर अपने 7 बच्चों की रक्षा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कवि और कालू कौवा अपने 7 बच्चों को लेकर बाहर बैठे हुए थे। तभी दूर जंगल से वो जालिम गिद्दे उन्हें देख लेती हैं। अरे भाई, वो देखो कौवे और कौवे के बच्चे। चलो भाई जल्दी करो, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। भाई रुक जाओ, हम अभी इनका शिकार नहीं कर सकते। अगर हमने इनका अभी शिकार किया तो हमें अपना आधा हिस्सा जंगल के राजा बास को देना होगा। लेकिन भाई, राजा बास कहाँ है? उसे भला कहाँ पता चलेगा कि हमने इन बच्चों का शिकार किया है? भाई, हम इनका शिकार आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि कल जंगल में बास के बेटे की शादी है। जंगल के सभी पक्षी कल राजा के बेटे की शादी पर जाएंगे और हम इनका शिकार कर लेंगे। राजा बास ने अपने जंगल में एक कानून बनाया था कि कोई भी अपने जंगल में शिकार नहीं करेगा। अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसे हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। अगले दिन शाम को गौरी कवि घर में बैठी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। अरे कालू, अभी तक घर क्यों नहीं आए? ये तो सुबह से घर से निकले हुए हैं, अभी तक आए क्यों नहीं? क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो? बच्चों, तुम्हारे पापा सुबह से जंगल में गए हुए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए। पहले तो कभी उन्हें इतना समय नहीं लगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। नहीं माँ, पिताजी ठीक होंगे। मगर मेरा मन नहीं मान रहा। मुन्नी बेटा, तू अपने बहन भाइयों के साथ यहीं रह और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मैं जंगल में तेरे पिताजी को देखने जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ दरवाजा ना खोलना। गौरी कवि पहली बार अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर बाहर जाती है। तभी 7 बच्चे घर के अंदर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गौरी कवि के छोटे 3 बच्चे रोने लगते हैं। तभी रानू चिड़िया और मीठू तोता बाहर से गुजर रहे थे। वो बच्चों की आवाज सुनकर रुक जाते हैं। मीठू भैया रुके, ये तो किसी बच्चों की आवाजें हैं। चिड़िया, तुम अपनी जान बचाओ, तुम्हें पता है ना ये जंगल कितना खतरनाक है, चलो यहाँ से। तभी रानू चिड़िया और मीठू तोते को चीलों की आवाजें सुनाई देती हैं। मीठू भैया, लगता है वो जालिम पक्षी इसी ओर ही आ रहे हैं। मीठू भैया, ये आवाजें तो वो सामने वाले घर से आ रही हैं। लगता है वहाँ छोटे बच्चे हैं, हमें उनकी जान बचाना होगी। फिर रानू चिड़िया और मीठू तोता गौरी कवि के घोंसले के पास जाते हैं। अंदर कोई है? दरवाजा खोलो, बच्चों आपकी जान खतरे में है।
बच्चे डरकर दरवाजा खोल देते हैं। बच्चों, आप सबकी जान को खतरा है, आप सब मेरे साथ चलो। बच्चे रानू चिड़िया और मिठू तोते के साथ वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया बच्चों को अपने घर ले जाती है। दूसरी ओर वो गिद्दे रात को गोरी कवि के घर जाती हैं, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है वो सब जंगल छोड़कर चले गए हैं। वो दोनों गिद्दे घर से बाहर निकलती हैं, तो उन्हें कालू कौवा और गोरी कवि देख लेते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि अपने घर जाते हैं। अरे बाप रे, कालू जी, हमारे बच्चे कहाँ चले गए? लगता है उन गिद्धों ने हमारे बच्चों को खा लिया। गोरी कवि रोने लगती है। गोरी, चुप कर जाओ। चलो हम जंगल के राजा बाज के पास जाकर उन गिद्धों की शिकायत करते हैं। हम उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। तभी वो दोनों पास के जंगल के राजा बाज के पास जाते हैं। वो राजा को सारी बात बताते हैं। बाज राजा, आपके जंगल की गिद्धों ने हमारे बच्चों को खा लिया। आप हमारे साथ न्याय कीजिए, उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। चुप कर जा कवि, हमने नहीं खाया तेरे बच्चों को। बाज राजा, आप इनकी बात क्यों सुन रहे हैं? ये तो हमारे जंगल की है भी नहीं। हाँ बाज राजा, ये तो इस जंगल के हैं भी नहीं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, हम आप तक आधा हिस्सा पहुंचा देंगे। सुनो कव्वे, इस जंगल में सिर्फ इस जंगल के पक्षियों की ही बातें सुनी जाती हैं। सुनोगी तो इन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ। इनके साथ जो भी करना है करो। फिर वो गिद्धे कौवों को लेकर अपने जंगल से बाहर चली जाती हैं। वो कौवों पर हमला करने ही वाली थी कि पास के जंगल की महारानी चील और चिड़िया मिठू तोता सब आकर उन गिद्धों पर हमला कर देते हैं। गिद्धे मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती हैं। आप सबने हमारी जान क्यों बचाई? मैं भी मर जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे नहीं तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? कवि बहन, आप चिंता नहीं करें, आपके बच्चे मेरे पास हैं। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि को सारी बात बताती है। फिर गोरी कवि और कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाते हैं। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। गोरी बहन, आज से आप हमारे जंगल में ही रहें, क्योंकि हमारा जंगल बहुत सुरक्षित है। हमारे जंगल की महारानी चील बहुत अच्छी है, वो हम सबकी रक्षा करती हैं। उस दिन के बाद से कालू कौवा गोरी कवि अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में रहने लगते हैं। तेज बारिश में कालू कौवा और गोरी कवि जंगल में बैठे फल खा रहे थे। कालू, बस करो, अब कुछ फल घर ले जाएंगे। बारिश का कुछ पता नहीं और कितने दिन आएगी। ऐसा ना हो कि हम भूखे ही मर जाएं। हाँ हाँ गोरी, अपना पेट तो भर लिया है। अगर मैं कुछ खाने लगूं तो तुमसे देखा नहीं चाहता। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रहे थे, तभी उन्हें किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनाई दी। कालू, लगता है कोई पक्षी रो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि तेज बारिश में आवाज सुनते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। वो देखते हैं पेड़ पर एक घोंसले में बुलबुल रो रही है। अरे क्या हुआ बुलबुल, क्यों इतना रो रही हो? पूरा जंगल सर पर उठाया हुआ है। हाँ हाँ बुलबुल, तुम्हारे चक्कर में गोरी ने मुझे फल भी नहीं खाने दिया। क्या बताऊं कवि, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। अब मैं उड़ भी नहीं पा रही, न दाना लेने जा सकती हूँ कहीं। कव्वो, ऊपर वाले के लिए मेरी थोड़ी मदद कर दो। गोरी कवि और कालू कवि के पास फल तो थे, मगर वो लालची कवि कहाँ किसी की मदद करने वाले थे। बुलबुल, बहुत मुश्किल से ये फल मिला है, अगर ये भी हम तुम्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? हाँ हाँ गोरी, मैंने तो अभी खाया भी नहीं। फिर वो दोनों कवि बुलबुल को रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। गुड़िया बेटी, कल से बारिश हो रही है और अभी तक नहीं रुकी। आपको तो पता है मैं दाना लेने नहीं जा सकी। मम्मा, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटी, आप दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं जंगल से कोई फल ढूंढ कर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया तेज बारिश में गुड़िया के लिए फल ढूंढने निकलती है। रास्ते में रानू चिड़िया को बुलबुल के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रानू चिड़िया तुरंत वहाँ जाती है। बुलबुल बहन, क्या हुआ? आप इतना क्यों रो रही हैं? अरे क्या बताऊँ चिड़िया मैं तुम्हें, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, अब तो मैं उड़ भी नहीं पा रही।
चिड़िया मेरी मदद करो। बुलबुल की ये हालत देखकर रानू चिड़िया को दया आ जाती है। बुलबुल बहन चुप कर जाइए, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। चिड़िया भूख से मेरी जान निकल रही है, मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वो घने जंगल में जाती है। वहाँ उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल लेकर बुलबुल के पास आती है। बुलबुल बहुत भूखी थी, वो जल्दी से वो मीठा फल खा लेती है। चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना भूख की वजह से मैं आज मर जाती। बुलबुल बहन शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या बुलबुल बहन? यहाँ से थोड़ी दूर गुफा में मैंने एक मटका रखा है और साथ में एक रुमाल। याद रखना वो कोई मामूली मटका नहीं है। तुम उस मटके से जो भी खाने की चीज़ मांगोगी वो तुरंत तुम्हें मिलेगी। हाँ, जितना खाना तुम्हें चाहिए होगा तुम उससे ले लेना और फिर वो लाल रुमाल उस मटके पर दे देना। उस जादुई मटके से सामान रोकने का बस यही एक हल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात का जरूर ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया मटका लेने गुफा के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया गुफा में जाकर देखती है तो वहाँ एक मटका पड़ा हुआ था। फिर रानू चिड़िया वो मटका और रुमाल लेकर अपने घर चली जाती है। कालू शुक्र है उस मोटी बुलबुल से बचकर, वरना वो हमारे फल खा लेती। हाँ हाँ गौरी, अब मुझे भी दो, मुझे भूख लगी है। फिर वो कवा और कभी फल खाते हैं। मम्मा ये क्या, मुझे तो भूख लगी थी, मैंने आपसे फल लाने के लिए कहा था और आप ये मटका ले आई हैं। गुड़िया बेटी, ये कोई आम मटका नहीं है, ये जादुई मटका है। क्या मम्मा, जादुई मटका? हाँ गुड़िया बेटी, आपने जो भी खाना है इस मटके से मांग लीजिए। ठीक है मम्मा, मैं मांग कर देखती हूँ। ए जादुई मटके, मुझे खाने के लिए मीठे मीठे फल दो। गुड़िया का इतना कहना ही था कि मटके में से ढेर सारे फल निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया उस लाल रुमाल को मटके पर रख देती है, जिससे फल निकलना बंद हो जाते हैं। अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई मटका है। हाँ गुड़िया, अब हम जंगल के सभी पक्षियों की मदद करेंगे और उन्हें खाने पर बुलाएंगे। जंगल में दाना तो मिल ही नहीं रहा, पक्षी बहुत परेशान हैं। अगली सुबह रानू चिड़िया मिठू तोता और कबूतर के पास जाती है। तोते भैया और कबूतर भैया, आज रात आप मेरे घर आ जाना, मैं आप सबकी दावत करूँगी। क्या दावत? चिड़िया, खाने में मीठे मीठे अमरूद तो होंगे ना? हाँ मिठू भैया, मीठे अमरूद भी होंगे और मीठा हलवा भी, और आप जिसे भी लेकर आना चाहें वो सब आ सकते हैं। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और कौवों के पास जाती है। गोरी बहन और कालू कौवे, आज रात मेरे घर में दावत है, आप दोनों आना। चिड़िया तुम तो बहुत गरीब हो, हमें खाने में क्या सूखा दाना खिलाओगी? नहीं नहीं गोरी बहन, मैं आपको मीठा हलवा भी खिलाऊंगी। क्या मीठा हलवा? गौरी, मैं तो जरूर जाऊंगा। हाँ, जो भी आप खाना चाहते हैं वो सब मिलेगा आपको। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, ये चिड़िया कल तक तो मेरे पास आई थी फल लेने, आज इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग लग गया है जो हमें दावत पर बुलाने आई है? गौरी, तुम आम खाओ, गुटलियाँ क्यों गिनती हो? पेटू कहीं के, तुम्हें तो बस खाने की पड़ी रहती है। आज रात में देखना होगा कि चिड़िया के पास ऐसा क्या है जो वो सभी पक्षियों की दावत कर रही है। शाम को कालू कौवा और गोरी कौवी बाकी पक्षियों के आने से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। वो दोनों खिड़की में छुपकर देखते हैं। गुड़िया बेटी, बाकी पक्षी आने ही वाले होंगे, अब मैं जादुई मटके से खाना मांग लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया जादुई मटके से खाना मांगती है। देखते ही देखते बहुत सारा खाना आ जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ये सब देख रहे थे। कालू, तो अच्छा ये है जादुई मटका। गौरी, खाना खाने के बाद रात को हम ये मटका चुरा लेंगे। फिर जंगल के सभी पक्षी आते हैं। रानू चिड़िया उन्हें पेट भरकर खाना खिलाती है। वो सब बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं, मगर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर नहीं जाते, बल्कि वो चिड़िया के सोने का इंतजार कर रहे थे। कालू, चलो चिड़िया सो गई है। हाँ हाँ गौरी, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने खाने हैं।
रानू चिड़िया के सोने के बाद गोरी कभी खिड़की से आती है और वो जादुई मटका लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपने घर में जाते हैं। कालू, क्या खाना चाहते हो तुम? आज जो कहोगे वही मिलेगा। गौरी, मैंने कई अरसे से पक्षियों के अंडे नहीं खाए। आज मुझे स्वादिष्ट अंडे खाने हैं, अंडे। तो फिर मांग लो जादुई मटके से अंडे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए जादुई मटके, मुझे अंडे दो, ढेर सारे अंडे। कालू कौवे का इतना कहना ही था कि वहाँ अंडों का ढेर लगना शुरू हो जाता है। कालू, ये क्या? ये अंडे तो खत्म ही नहीं हो रहे। गौरी, इतने अंडे मुझे नहीं चाहिए। देखते ही देखते वहाँ अंडों का ढेर लग जाता है और कौवा और कौवी को निकलने का मौका ही नहीं मिलता। वो अंडों में दबकर मर जाते हैं क्योंकि उन्हें मटके को रोकने का तरीका नहीं पता था। वो दोनों लालच की वजह से मर जाते हैं क्योंकि लालच बुरी बला है। चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि मेरी कोई औलाद नहीं है। मेरे इस बुढ़ापे में तुम ही मेरा सहारा बनी हो। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। चील माँ जी, आपका दिल बहुत नरम है, वरना मुझ जैसी छोटी सी चिड़िया से कौन भला दोस्ती करता। मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। चलो बेटी, नदी से पानी पीने चलते हैं। फिर रानू चिड़िया और बूढ़ी चील नदी पर पानी पीने चली जाती हैं। नदी पर गोरी कभी पहले से आई हुई थी। बूढ़ी चील जी, आप इस गरीब चिड़िया के साथ भला क्या कर रही हैं? गौरी, ये चिड़िया मेरी बेटी जैसी है, मगर चीलें तो पक्षियों को खा जाती हैं। चुप कर जाओ गौरी, वो और चीलें होंगी, मैं उन जैसी चील नहीं हूँ। चलो बेटी, आगे चलते हैं। फिर रानू चिड़िया और चील वहाँ से चली जाती हैं। बूढ़ी चील का तो दिमाग खराब हो गया है, जो इस छोटी सी चिड़िया को अपनी बेटी बनाकर बैठी हुई है। अरे, मुझ में क्या कमी थी? सारे जंगल में मेरी बुद्धि की मिसाल दी जाती है। इस चिड़िया की जगह पाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। फिर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गोरी कभी की नजर दो उल्लुओं पर पड़ती है। लगता है उस बूढ़ी चील का दिमाग खराब हो गया है। जब देखो उस छोटी चिड़िया के साथ ही रहती है। तुम ठीक कह रहे हो। अगर मेरा बस चलता तो मैं उस छोटी चिड़िया को मार देता। अगर मेरा बस चलता तो मैं उस चील को मार देता और जंगल पर राज करता। वो बूढ़ी तो है, मगर अभी तक उसमें इतनी ताकत है कि वो हम दोनों को मार सकती है। तू चिंता मत कर, वक्त आने पर हम उन दोनों को मारकर जंगल पर राज करेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर गोरी कभी सोचती है, ये उल्लू भी मेरी तरह चिड़िया के दुश्मन है। अब चिड़िया को रास्ते से हटाने के लिए मुझे कोई न कोई उपाय तो सोचना ही होगा। फिर चिड़िया की जगह मैं बनूंगी चील की सहेली और जंगल के सभी पक्षी मुझसे डरेंगे। ये सोचते हुए गोरी कभी सबसे पहले चील के पास जाती है। चील माँ जी, आप यहाँ बैठी हैं और जंगल में दो उल्लू आपको मारने की साजिश कर रहे हैं। मुझे मारना इतना आसान नहीं है कभी। मगर माँ जी, उन दो उल्लुओं का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। गौरी, मैं चील हूँ, जब भी वो मुझ पर हमला करेंगे तो मैं उन्हें चीर कर रख दूंगी। फिर गोरी कभी वहाँ से उल्लुओं के पास जाती है। हम उल्लुओं के पास आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा कभी? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। उल्लुओं, पहले अपनी जान बचाओ, मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ। बता कभी, क्या खबर लेकर आई है? जब तुम दोनों चील को मारने की साजिश कर रहे थे तो तुम्हारी बात उस चिड़िया ने सुन ली थी और चिड़िया ने जाके ये बात उस चील को बता दी है। ये चिड़िया ने अच्छा नहीं किया। तुम ही बताओ गौरी, अब हमें क्या करना चाहिए? बूढ़ी चील को मारकर खुद जंगल पर राज करो या फिर उस चिड़िया को सबक सिखाओ। चील को मारना इतना आसान नहीं है। हाँ, हम पहले उस चिड़िया को मारेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये सुनकर गोरी कभी खुश हो जाती है और मन ही मन में सोचती है, चिड़िया मर जाएगी तो मैं चील की दोस्त बन जाऊंगी, और अगर चील मर गई तो मैं इन उल्लुओं की दोस्त बन जाऊंगी। लड्डू दोनों हाथों में है। अगले दिन दोनों उल्लू रानू चिड़िया को ढूंढते हैं। वो दोनों रानू चिड़िया पर हमला करने ही जा रहे थे कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। रानू बहन, जल्दी से भाग जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। ये क्या कह रहे हो कबूतर भैया? कौन मुझे मारना चाहता है? दो उल्लू। दो उल्लू? वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने उनका भला क्या बिगाड़ा है?
वो मैं नहीं जानता। जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो मैंने देखा वो दो उल्लू गोरी कवि के साथ खड़े तुम्हें मारने का प्लान बना रहे थे। कबूतर भैया, मैं अभी जाकर चील को बताती हूँ। चिड़िया बहन, इतना समय नहीं है तुम्हारे पास, वो तुम्हें चील के पास नहीं पहुंचने देंगे। तो कबूतर भैया, अब मुझे क्या करना चाहिए? चिड़िया बहन, तुम इसी वक्त जंगल छोड़कर भाग जाओ और अपनी माँ के पास चली जाओ। कबूतर की बात सुनकर रानू चिड़िया अपनी माँ के पास चली जाती है। कुछ दिनों के बाद रानू चिड़िया के लापता होने की बात चील को पता चलती है। चिड़िया बेटी, तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। रानू चिड़िया के जाने के बाद बूढ़ी चील बहुत उदास रहने लगती है। अब समय आ गया है अपनी अक्लमंदी दिखाने का। अब जाकर चील को बताती हूँ कि उन उल्लुओं ने रानू चिड़िया को मार दिया। ये सुनकर दोनों के बीच में लड़ाई होगी और जो भी जीतेगा मैं उसकी खास बन जाऊंगी। गोरी कवि की ये बातें वो दोनों उल्लू बैठे सुन रहे थे। अरे, ये कवि ने हमें धोखा दिया। हाँ भाई, ये हमें उस चील के हाथों मरवाना चाहती है। चलो हम इसे ही मार देते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों गोरी कवि के पास आते हैं। वो दोनों उल्लू गोरी कवि पर हमला करने ही वाले थे कि वहाँ चील आ जाती है और वो दोनों उल्लुओं की खूब पिटाई करती है। उल्लू चील के डर से वहाँ से भाग जाते हैं। गौरी, मैं बूढ़ी हूँ मगर मुझ में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं अपने जंगल के पक्षियों की रक्षा कर सकूं। मैंने चील का बुरा चाहा मगर चील ने मेरी जान बचाई। चील माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी? माफी किस लिए? रानू चिड़िया को जंगल से भगाने वाली मैं थी। मैंने आपकी दोस्त बनने के लिए उन उल्लुओं को भड़काया। ये तुमने अच्छा नहीं किया गौरी, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे इस बात का पछतावा है। चील, आप मेरी जान भी ले सकती हो। गौरी, जो गलती कर कर पछताता है उसे माफ कर देना चाहिए। जाओ, मैंने तुझे माफ किया। चील माँ जी, चिड़िया मेरी वजह से जंगल छोड़ कर गई, अब मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। फिर वो दोनों रानू चिड़िया को ढूंढते ढूंढते रानू चिड़िया के माँ वाले जंगल पहुँच जाते हैं। रानू चिड़िया बूढ़ी चील को देखकर खुश हो जाती है। चील माँ जी, आप? हाँ चिड़िया, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर गोरी कवि ने रानू चिड़िया को सारी बात बताई। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं गोरी बहन, अगर चील माँ जी ने आपको माफ कर दिया तो मैंने भी आपको माफ कर दिया है। आज से तुम मेरी दोस्त हो और हम दोनों चील माँ जी की बेटियाँ हैं। उस दिन के बाद गोरी कवि सुधर गई।